हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ओजोन संस्थान जोबनेर में हार्दिक स्वागत है। हम पिछली क्लास में स्टार्ट कर रखे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना में हमने सबसे पहले परमाणु की स्ट्रक्चर को समझने के लिए कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कौन कौन से मॉडल दिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। उसके माध्यम से हमने सीखा था कि उसने बताया कि जिस प्रकार एक तरबूज में बीज की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था होती है। वो मॉडल इसलिए फेल हो गया कि फिजिक्स के अनुसार एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रैंडमली एक जगह रह नहीं सकता, क्योंकि उनके बीच अट्रैक्शन होगा। इसका मीनिंग वो ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन कैसे गति कर रहे हैं, कहाँ गति कर रहे हैं, उनकी स्थिति कहाँ है और वो कितनी ऊर्जा के साथ गति कर रहे हैं। उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने अच्छी बात बताई कि भाई कोई भी एटम होगा, उसका जो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज मानो चाहे उसका मैक्सिमम मास मानो, वो सेंटर में रहेगा। और उस स्ट्रक्चर को उसने कहा न्यूक्लियस, नाभिक कहा। इसका मतलब नाभिक के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड को ये नॉलेज नहीं था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण में कैसे गति करेगा। इसका मीनिंग वो ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उस पर कौन कौन सा बल काम कर रहा है। इसी ने रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल वाला, और अल्फा पार्टिकल के बेस पे उसने नाभिक की खोज की थी। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। फिर आया था बोर। बोर आपको पता है एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए आपको बताया था कि एकल इलेक्ट्रॉनिक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो स्पीशी है उस पर काम करता है। और इसने बोर ने अपने हाइपोथेसिस दी थी, जिसमें फर्स्ट में क्या था कि जितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उतना ही आउटर फोर्स लगेगा। तो इसकी फर्स्ट जो इक्वेशन आई थी वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू के जे डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर से आर कैंसिल हो गया था, तो ये इक्वेशन आई थी एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू के जे डी स्क्वायर अपॉन आर। सेकेंड हाइपोथेसिस थी कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में गति कर पाएगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है, वो एन एच अपॉन टू पाई के इक्वल होगा। यहाँ एन की वैल्यू पूर्णांक में होनी चाहिए, पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए। ये बोर की हाइपोथेसिस थी। थर्ड हाइपोथेसिस बोर क्या कहता था, जब तक ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी लेवल में फिक्स ऑर्बिट में गति करता रहेगा, तो न तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा न ऊर्जा का अवशोषण करेगा। लेकिन जैसे ये एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा, तो भैया या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा। चलो, ये थी बोर हाइपोथेसिस। उसके बाद हमने पढ़ा डी ब्रोगली प्रिंसिपल। डी ब्रोगली परिकल्पना में हमने सीखा था कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी द्रव्य हो, उससे संबंधित जो भी वेव होगी, जैसे सूक्ष्म पार्टिकल वो हो सकता है जिसका मास बहुत कम हो, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, कोई बॉल वगैरह हो सकती है। इसकी इक्वेशन आई थी लेमदा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, और पी यहाँ था एम वी। इसी पी को हम अंडर रूट टू एम के ई भी बोल रहे थे। काइनेटिक एनर्जी किसी चार्ज पार्टिकल के लिए क्या होती है, चार्ज इंटू वोल्टेज होता है। इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए। ये अपनी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी। अब इसी के आगे आता है हाइजेनबर्ग। और हाइजेनबर्ग इन सब बातों को बताने के बाद अब तक क्या चल रहा था, बोर ये कह रहा था कि रियलिटी में कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव करता है, किसी कोस में गति करता है, तो वो उसकी स्थिति फिक्स बताना चाह रहा था। इस हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर जो इक्वेशन इसके आगे आएगी, इसमें प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स जगह है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन वहां हो सकता है। सबसे मेन बात तो इलेक्ट्रॉन तो लगातार गति करता रहता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। बस पर्टिकुलर जिस टाइम इलेक्ट्रॉन की स्टडी करनी है उस टाइम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से गति कर रहा है। उस पैलेस को हम कह सकते हैं ऑर्बिटल, कक्षक कह सकते हैं। इसका मीनिंग ये जो आ रहा है हाइजेनबर्ग, ये प्रोबेबिलिटी को बताएगा। ये क्या कह रहा है, देखो एक बार अपन इसको सीखते हैं। ये कह रहा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अपनी हेडिंग भी यही आज की। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक बार इसको सीखते हैं फिर बाद में देखते हैं क्या कह रहा है। तो हाइजेनबर्ग क्या कहता है, हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि जब न्यूक्लियस की सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो देखो भैया ये न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, ये एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। मान लेते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से पोजीशन है वो एक्स है, और यहाँ इसकी वेलोसिटी v है, m इस पार्टिकल का मास है।
तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जब भी इसकी पोजीशन की स्टडी करेंगे तो इसकी पोजीशन फिक्स तो है नहीं, उसमें अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है। तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी को, अनिश्चितता को डेल एक्स बोलेंगे, और यहीं इस पार्टिकल के मोमेंटम में जो भी अनसर्टेनिटी होगी, अनिश्चितता होगी, उसको डेल पी बोलेंगे। हमने पीछे सीख लिया था कि डी ब्रोगली ने इस मोमेंटम को क्या कहा था, एमवी कहा था। अब कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका जो भी मास है वो तो चेंज होगा नहीं, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होने से उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। अब जो चेंज नहीं होता उसके आगे डेल नहीं लगाते, और जो चेंज होगा उसके आगे डेल लगाते हैं। बस ये हाइजेनबर्ग यही कहना चाह रहा है कि आप इसकी पोजीशन में क्या चेंजिंग हो रही है और उसके मोमेंटम में क्या चेंजिंग हो रही है, इसकी वैल्यू एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मतलब इसमें अनसर्टेनिटी की वैल्यू कितनी है, डेल एक्स में और डेल पी में, ये एक टाइम एक साथ कैलकुलेट नहीं हो सकती। पहले आपको डेल एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर डेल पी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ डेल एक्स है स्थिति में अनिश्चितता, उसकी पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है, डेल पी है उसके संवेग में क्या चेंज हो रहा है, उसके मोमेंटम में क्या चेंज हो रहा है। बस इसी के आधार पर इसने इक्वेशन दे दी कि भैया इसके मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, और इसकी स्थिति में अनिश्चितता है, उसका मल्टीप्लिकेशन है वो h/4 पाई की या तो इक्वल होता है, ये चिन्ह, ये साइन बता रहा है इक्वल को, या होता है ग्रेटर देन। तो भैया हाइजेनबर्ग का मेन एग्जाम में क्वेश्चन भी यही आता है कि उसने क्या इक्वेशन दी थी। उस इक्वेशन को हम सीख रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं कि यहाँ डेल पी में चेंजिंग और डेल एक्स में चेंजिंग या तो h/4 पाई के इक्वल होता है या h/4 पाई से ग्रेटर देन होता है। जब भी इसको न्यूमेरिकल पोर्शन में यूज करना, मैंने तो सीखना यही है कि इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल पोर्शन में कैसे यूज करें। तो भैया आपको पता आज ही आपने सीखा है कि डेल पी की जगह हम क्या पता डेल पी की वैल्यू दे ही नहीं रखी, हमेशा वो इक्वेशन या फॉर्मूला यूज करते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर डेल पी की गिवन है तो आप डेल पी यूज करो, और डेल पी है ही नहीं तो आप एम डेल वी यूज करो। तो इसी फॉर्मूले की जगह, इस पी की जगह हम डेल वी भी रख सकते हैं। ये लो डेल वी डॉट डेल एक्स, या तो ग्रेटर देन या इक्वल बोलो h/4 पाई, दोनों फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। बस आप क्वेश्चन में देखना किसकी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है। दोबारा बता देता हूँ, डेल एक्स है अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, स्थिति में अनिश्चितता, इसकी स्थिति में क्या चेंजिंग हो, थोड़े समय बाद ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी और पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है। फिर डेल पी है अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, संवेग में अनिश्चितता, और यहाँ एच फ्लांग कांस्टेंट है, एम मास है, डेल वी वेलोसिटी में चेंजिंग कितना हो रहा है, ये है हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिंदी में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का मतलब है इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। इसी आधार पे इसने कहा कि आप ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कोई फिक्स जगह मूवमेंट नहीं करता, उसकी पोजीशन लगातार चेंज होती रहती है। हम ये बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित है। तो इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लेकर ये सिद्धांत आया है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। चलो भाई देखते हैं क्या कह रहा है। आप ये डायग्राम जरूर बनाए एक बार अपनी कॉपी में, सबसे पहले इसको बनाए, बाद में आप इक्वेशन लिखिए कि क्या इक्वेशन है। 1 मिनट का टाइम है, आप ये बनाओ एक बार।
चलो भाई लिख लिया होगा आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बाद में लिख लेना। चलो भाई क्या कह रहा है, इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी जाएगी, वहां से भी आप इसको नोट कर सकते हो। क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार किसी भी क्षण, किसी भी समय, किसी भी टाइम किसी सूक्ष्म कण की पोजीशन, स्थिति और संवेग दोनों के मानों का यथार्थ फिक्स वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये करना संभव नहीं है। इसका मतलब इज इम्पॉसिबल टू मेजर क्या क्या सिमुलेटेनियसली बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी के साथ कौन आ रहा है, एम वी। ये लो, यहाँ मोमेंटम क्या होता था, एम डेल वी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ सर्टेनिटी। मतलब पूरी तरह से 100% दोनों के मानों में क्या चेंजिंग हो रही है ये एक साथ ज्ञात है नहीं कर सकते। उनके द्वारा क्या इक्वेशन दी गई थी, डेल एक्स डॉट डेल पी अभी आया था इक्वल या ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, इस डेल पी की जगह रख दिया एम डेल वी। देखो डेल एक्स क्या है, स्थिति में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। एच फ्लांग कांस्टेंट है। एम उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास है। डेल वी ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। आगे कह रहा है हाइजेनबर्ग ने निश्चित कक्ष धारणा को प्रायिकता की धारणा में परिवर्तित कर दिया। बस बोर से आगे ये क्या कहना चाह रहा है, बोर ये कहता था कोई भी इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिटल में मूवमेंट करता है, ये कहना चाह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी है कि ये लगातार गति करता रहता है, फिक्स स्थिति इसकी नहीं है। चलो भाई आगे, इसी पे सबसे पहला क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो अब तक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये आपके सामने है क्वेश्चन। चलो भाई, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है फेफड़ों में एल्वेलाई वायु के छोटे बोरे हैं, छोटे छोटे पोर है, आते भी आपको बताते हैं। जब एक्सचेंज ऑफ गैस बताते हैं आपको कब, जब आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में श्वसन गैस की क्रिया विधि बताई जाती है, O2 और CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है, तो फेफड़ों में जहाँ कुपिकाएं होती है वहाँ छोटे छोटे पोर होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन गैस और CO2 गैस का एक्सचेंज होता है। कह रहा है उनका पैरामीटर है वो 50 पिकोमीटर है, ये मानते हुए कि एक बोरे में एक ऑक्सीजन का टुकड़ा जकड़ा हुआ है। एक O2 का मीनिंग होता है उसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 32, सिंगल O का कितना होता है 16। अब कह रहा है ऑक्सीजन अणु के वेग में अनिश्चितता की गणना करो। हाँ वहाँ वेलोसिटी चेंज होती रहती है, आपको पता है किसी भी गैस की वेलोसिटी चेंज होती है पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग। उसी O2 का एटमॉस्फेयर में आंशिक दाब ज़्यादा होता है, उसी का अंदर जाते 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 फेफड़ों से जाते ऊतकों में तो बहुत कम हो जाता है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग आती है। अब कह रहा है एल्वेलाई द are the tiny sac of air in the lungs whose average diameter in 50 picometer consider an oxygen molecule trapped within a sac, calculate uncertainty in the velocity of oxygen molecule। सबसे पहले फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला एम डेल वी डॉट डेल एक्स एच अपॉन 4 पाई। हमें पता है इसने वेलोसिटी पूछा है तो ये एम और डेल एक्स कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये लो 4 पाई एम डेल एक्स कहाँ गया, नीचे। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻34। पहले भी आया था प्लांक कांस्टेंट जब हमने इक्वेशन बताई थी, E=h म्यू, ये h रख दिया। अब देखो फिर ये क्या कह रहा है, 4 है, पाई की वैल्यू रख दी, m की वैल्यू रख दी। यहाँ याद रखना हमने m की वैल्यू रखी है उसमें 10⁻³ इसलिए लगाइए कि मिलीग्राम में यूज किया, 50 पिकोमीटर ये हो ही गया। अब देखो रियलिटी में इससे क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि अपन सिंगल मोल मान के चलेंगे, और मोल में मोलिक्यूल के लिए क्या करता है, सिंगल मोल को Na से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। याद करो मोल का फॉर्मूला N/Ne। अब संख्या निकालनी पड़ेगी तो मोल को अवगाद्रो संख्या से क्या करना पड़ेगा, गुणा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो भाई
इसका मीनिंग मैं ये इस क्वेश्चन से ये सिखाना चाह रहा हूँ कि इसको यूज कैसे करते हैं, ये इक्वेशन यूज कैसे आती है। ये तो एक मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट है कि आपको मोल दे रखी है और संख्या कैसे काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इतनी वेवलेंथ के प्रकाश का उपयोग इलेक्ट्रॉन को पहचानने के लिए किया जाता है, तब वेग में अनिश्चितता क्या होगी। वही वेग में अनिश्चितता क्या हो गई, h/4πm डेल एक्स। अब यहाँ एक बात मान के चलना, ये तरंग दैर्ध्य का मतलब भी डिस्टेंस ही होता है, उसकी डेल एक्स में कितनी चेंजिंग हो रही है। तो h की वैल्यू रख दी 4 है, पाई की वैल्यू आप 3.14 की जगह 22.7 भी यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन का मास, अगला इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता था 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये हमने यूज कर लिया और ये हमने लेमदा की वैल्यू यूज कर ली। चलो भाई, तो इसका कुल मिला के फिर एक बार बार बोल रहा हूँ आपको, बस ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन लगाना आनी चाहिए कि डेल पी डॉट डेल एक्स, कैलकुलेशन के टाइम इसको ग्रेटर देन न मान के इक्वल मानना है। और यहाँ डेल पी की जगह क्या लिखेंगे, एम डेल वी डॉट डेल एक्स, ये h/4π। इन दोनों इक्वेशन से मेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कई बार ऐसे भी आ जाता है कि वेलोसिटी में चेंजिंग देके आपको मोमेंटम में चेंजिंग पूछ सकता है, तो कई बार ये सिंपल फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। बस वो तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करना है। चलो भी नेक्स्ट डे, हाँ, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, वो आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए। बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ, मकसद मेन यही है कि आप ये देख लो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। चलो भाई बताओ, देखिए कह रहा है, ये देखो डायरेक्ट आज तो ये कह रहा है कोई पार्टिकल उसकी पोजीशन में और उसकी वेलोसिटी में उसकी वैल्यू दे दिया। इसका मीनिंग क्या कह रहा है, डेल एक्स की वैल्यू तो यहाँ 0.1 नैनोमीटर का मीनिंग होता है 10⁻⁹ मीटर। अगला दे रखा है वेलोसिटी में चेंजिंग, वो तो एसआई में दे रखा है 5.27 इंटू 10⁻24 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब क्या पूछ रहा है, पार्टिकल का मास क्या होगा। अब बताओ, वही फॉर्मूला एक बार बता देते हैं, बोलो क्या फॉर्मूला था, डेल पी डॉट डेल एक्स, यहाँ इक्वल मानना है h/4π। आज डेल पी गिवन नहीं है, आज एम और डेल वी की बात कर रहा है, तो ये डेल एक्स बोलो h/4π। यहाँ से एम कैलकुलेट करना, ये दोनों वैल्यू कहाँ चली जाएगी, नीचे। बताओ ये लो, आज डेल वी भी नीचे आ गया, डेल एक्स भी नीचे आ गया, बोलो वही एक की वैल्यू तो क्या थी, ये लो। इस 0.1 वालों को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट हटाया ऊपर जाएगा, बताओ 10⁻⁻10, ये देखो 10⁻⁻10, और ये v की वैल्यू ऐसी की ऐसी रख दी। इसका मीनिंग फिर एक बात बता रहा हूँ आपको, कुल मिला के फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो आना चाहिए। चलो भाई, अगली क्लास में हम लेके आएंगे क्वांटम नंबर, जो अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर की लास्ट हेडिंग होगी। इस इक्वेशन को आप लिखना, इन क्वेश्चंस को आप लिखना जरूर, और इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी। नेक्स्ट क्लास सर लेके आएंगे, तो आप बिल्कुल क्लास लेते रहिए और अपने सभी साथियों को क्लास का लिंक जरूर शेयर करिए। हमारी पूरी टीम उन सैकड़ों विद्यार्थियों को लेकर आएगी जिनका चयन ओजोन ने जेट सीबीटी 2024 में दिया है। फिर मैं आपको कहना चाहूँगा, अनुपातिक रिजल्ट में संख्या के अनुसार अगर सिलेक्शन का रिकॉर्ड देखा जाए तो ओजोन इंस्टीट्यूट पूरे राजस्थान में पहले नंबर पे है। इस बात को आप स्टूडेंट्स अपने साथियों को, अपने आसपास सभी को बताएं जरूर कि हम जहाँ स्टडी कर रहे हैं उस ओजोन इंस्टीट्यूट की क्या क्वालिटी है, वहाँ का जो पढ़ाई का तरीका है वो कैसा है। तो आप बिल्कुल पूरे ओजोन परिवार में आपका हमेशा तहे दिल से स्वागत रहेगा। थैंक यू।